नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं बहराइच हिंसा और बहराइच एनकाउंटर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि बहराइच एनकाउंटर में जो मुख्य दो आरोपी बताए जा रहे हैं उनको गोली लगी है और गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। साथ ही साथ इस बात पर भी चर्चा होगी कि बहराइच एनकाउंटर के बाद सोशल मीडिया पर मायावती और योगी की तुलना क्यों होने लगी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक दरख्वास्त है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाएं। बहराइच हिंसा के मामले में दो आरोपियों का इनकाउंटर हुआ जिनके पैर में गोली लगी और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये इनकाउंटर नेपाल बॉर्डर के पास हुआ। यूपी पुलिस द्वारा ये इनकाउंटर किया गया, जिसका एक वीडियो भी वायरल है। 5 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं और 2 का इनकाउंटर हुआ है, 2 को गोली लगी है, जिसमें मुख्य आरोपी रिंकू उर्फ सरफराज और तालिम है, जिनको एनकाउंटर में नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल है। आप लोग जानते हैं कि बहराइच हिंसा का मामला क्या है। बहराइच में 13 अक्टूबर की शाम 6 बजे जब दुर्गा विसर्जन का एक जुलूस निकाला जा रहा था, उस समय 2 पक्षों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। कोई कह रहे हैं झंडे को लेकर झगड़ा हुआ, कहीं का कहना है कि गाने को लेकर झगड़ा हुआ और धार्मिक उन्माद जो था वो भड़क गया। इस मामले में गोपाल मिश्रा नाम के एक व्यक्ति को गोली लगी। गोपाल मिश्रा वही व्यक्ति है जिसने छत पे चढ़कर एक धार्मिक झंडे को हटाया और उसकी जगह अपना धार्मिक झंडा लगाया। गोपाल मिश्रा को जब गोली लगी तो ये मामला भड़क उठा, जिसके बाद फिर अगले दिन जब गोपाल मिश्रा का शव गोपाल मिश्रा के घर पहुंचा तो लोगों ने गोपाल मिश्रा के शव को लेकर अंतिम यात्रा निकाली और बड़ी संख्या में लाठी डंडे लेकर उसमें शामिल हुए और पूरा जो गोपालगंज और महसी वाला जो पूरा क्षेत्र था वहाँ पर तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई, काफ़ी संपत्तियों को नुकसान पहुँचाया गया। इस पूरे मामले में योगी सरकार को लेकर बार बार सरकार की किरकिरी हो रही थी और ऐसे में कल जब खबर आई कि जो बहराइच हिंसा के जो मुख्य आरोपी जो बताए जा रहे हैं, जो बताया जा रहा है कि जिन्होंने गोपाल मिश्रा को गोली मारी, उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनमें से 2 लोगों को तो पैर में गोली मारी है, एनकाउंटर हुआ। इससे पहले भी कुछ फेक न्यूज़ सोशल मीडिया पर चलाई गई जिसमें बताया गया कि गोपाल मिश्रा के साथ मौत से पहले बर्बरता की गई, उनके नाखून खींच लिए गए, ये किया गया, वो किया गया। तमाम सोशल मीडिया में खबरें चली, लेकिन बाद में बहराइच पुलिस ने इसको खंडन किया। बड़े बड़े यूट्यूब चैनल ने खबरें चलाई थी, टीवी चैनल्स, मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स, यहाँ तक कि आज तक और इंडिया टुडे, तमाम चैनल्स ने खबरें चलाई, लेकिन बहराइच पुलिस ने इसका खंडन किया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, गोपाल मिश्रा की मौत गोली लगने से हुई है। बहराइच में हुए एनकाउंटर के बाद अब सोशल मीडिया पर चर्चा जो है वो काफ़ी तेज़ हो गई है। हर प्रकार की टिप्पणियाँ जो हैं वो यूज़र्स कर रही हैं, लेकिन ऐसे में एक बड़ी चर्चा जो हो रही है वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था और उनके सरकार के दौरान जो एनकाउंटर्स हुए हैं, जो कानून व्यवस्था है, उसकी चर्चा हो रही है। एक यूज़र है क्रांति कुमार, वो लिखते हैं कि एक यूज़र है क्रांति कुमार जिन्होंने योगी आदित्यनाथ और बीएसपी सुप्रीमो मायावती के शासनकाल की तुलना की है और लिखा है कि बहन मायावती जी ने अपने शासनकाल में बिना गोली चलाए और बिना किसी का एनकाउंटर किए कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखा। बहन मायावती जी के चारों शासनकाल में एक भी दंगा फसाद नहीं हुआ, बिना एक गोली चलाए उत्तर प्रदेश को नियंत्रण में रखा। योगी आदित्यनाथ जी 1000 राउंड गोली चला दिए, एनकाउंटर नीति, बुलडोजर नीति सब अपना ली, इसके बावजूद कानून व्यवस्था संभाल नहीं पा रहे हैं। बहन मायावती जी को दुनिया के ऐसे कुशल प्रशासक नहीं मानती। उन्होंने साबित किया है कि वो कुशल प्रशासक हैं और इस बात को हर जाति और धर्म के लोग मानते हैं। ये बात क्रांति कुमार ने लिखी है। क्या इस बात की सच्चाई है, मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। हाँ, योगी आदित्यनाथ की सरकार में देखा जाए तो जो कानून व्यवस्था है वो बार बार तार होती रहती है। लगातार जिस तरीके से जो घटनाएं हैं, चोरी डकैती, उसके अलावा हत्याएं की जो घटनाएं हैं, बलात्कार की जो घटनाएं हैं, खासकर जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जो पर एट्रोसिटीज़ की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। लगातार सरकार जो है वो अपना एक आक्रामक रुख
दिखता है कि सरकार जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसकी और अपनाती है। ये साफ तौर पर झलकता है, कई मीडिया रिपोर्ट्स में भी सामने आता है कि जहां आरोपी मुस्लिम पक्ष रहता है उसको लेकर सरकार बहुत ज़्यादा सचेत हो जाती है और बिना साबित हुए उसके घर पर बुलडोजर चला देती है, तमाम चीज़ें कर देती है। और उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो मतलब साफ नज़र आता है कि वो लचर है। और योगी आदित्यनाथ जो अपने आप को एक कुशल प्रशासक होने का दावा करते हैं, वो कहीं ना कहीं वो जो उनका दावा है वो खोखला नज़र आता है तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार। रही बात उत्तर प्रदेश शासन में दंगों की, तो ये मानना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश सरकार में कोई बड़ा दंगा योगी के कार्यकाल में नहीं हुआ, जो फैक्ट के रूप में हमें दिखाई देता है। लेकिन इनकाउंटर अगर हम देखें उत्तर प्रदेश सरकार में तो 13,000 पुलिस इनकाउंटर हुए जिसमें 207 लोग मारे गए। लेकिन जब उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर, योगी सरकार के ऊपर एक तरफा कार्रवाई करने के आरोप जो हैं वो कई बार लगाए जाते हैं, उनके ऊपर यह आरोप लगते हैं कि वो दोनों पक्षों पर बराबर कार्रवाई नहीं करते हैं, वो एक पक्ष पर कार्रवाई करते हैं। ये आरोप जो हैं वो योगी आदित्यनाथ के ऊपर लगाए जाते हैं। अब बात करते हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती के कार्यकाल की। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती के कार्यकाल में कहा जाता है कि इनकाउंटर नहीं हुए, तो ऐसा कहना गलत है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के कार्यकाल में 261 लोग आरोपी जो हैं वो इनकाउंटर में मारे गए, जो क्या नाम एक तरीके से अपराधी थे वो इनकाउंटर में मारे गए। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती के कार्यकाल में कभी भी एक तरफा कार्रवाई करने के आरोप नहीं लगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के कार्यकाल में हमेशा जो कार्रवाई हुई है वो ये सुनिश्चित करके हुई है कि किस पक्ष की गलती यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये कहना कि उनके कार्यकाल में दंगे नहीं हुए और एनकाउंटर नहीं हुए, तो ऐसा नहीं है। बीएसपी कार्यकाल में भी दंगे हुए हैं, एनकाउंटर हुए हैं, लेकिन उनके कार्यकाल पर कभी भी किसी एक पक्ष पर कार्रवाई करने और किसी एक पक्ष का, जिसको कह लीजिए कि फेवर लेने के आरोप नहीं लगे। मेरे को एक बात याद आती है, जब भाजपा के साथ पहली बार बीएसपी ने मिलकर सरकार बनाई थी तो उस समय कृष्ण जन्मभूमि का मामला जो था वो चल रहा था। तो जैसे कार सेवक राम मंदिर चले गए थे, ऐसे ही कुछ कार सेवक जो थे, जो कृष्ण जन्मभूमि का जो मामला है, जो शाही मस्जिद है मथुरा में, तो वहाँ पर जो थे वो क्या नाम है कार सेवक पहुँचे और उन्होंने मस्जिद पर चढ़ाई कर दी। तो कार सेवकों को लगा कि अब तो भाजपा के समर्थन की सरकार है तो हमारे साथ कुछ ऐसा खास नहीं किया जाएगा। लेकिन बताया जाता है कि उस समय बीएसपी सुप्रीमो मायावती मुख्यमंत्री थी और उन्होंने सख्त निर्देश दिए थे और लगातार जो है बड़ी सख्ती से निपटा गया था कार सेवकों के ऊपर और लाठीचार्ज वहाँ पर किया गया था और उस मस्जिद को सुरक्षित रखा गया था। जिसके बाद उनकी सरकार में भी भाजपा की ओर से उनको काफ़ी कुछ जो था दबाव उनके ऊपर बनाने की कोशिश की गई। उसके बाद दोबारा फिर एक बार ऐसा ही वाकया हुआ था, तब भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपनी सरकार की चिंता ना करते हुए जो है एक बड़ी कार्रवाई जो थी वो उपद्रवियों पर और दंगाइयों पर की थी। ये बात अलग है कि उनके ऊपर आरोप कभी नहीं लगा कि उन्होंने जो कार्रवाई की वो किसी एक पक्ष के ऊपर की। हाँ ऐसा, लेकिन ये कहना गलत है कि बीएसपी के काल में एनकाउंटर नहीं हुए और बीएसपी के काल में दंगे फसाद नहीं हुए, ऐसा नहीं है। बीएसपी के काल में दंगे फसाद भी हुए हैं, बीएसपी के काल में एनकाउंटर भी हुए हैं, लेकिन जितने बात यहाँ पर ये कही गई है कि जितने एक्टिवली और जितने अच्छे तरीके से बीएसपी ने उस दंगे को रिएक्ट किया और उसके ऊपर कार्रवाई किया और उसको शांत किया, वो सबसे काबिल तारीफ माना जाता है बीएसपी की सरकार के कानून व्यवस्था के दौरान। वहीं बात की जाए तो अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव के कार्यकाल में मात्र 40 लोग एनकाउंटर में मरे, जब अखिलेश यादव 2012 से लेकर 2017 तक के मुख्यमंत्री रहे। लेकिन अगर देखा जाए दंगों की, तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा दंगा 2013 का मुजफ्फरनगर दंगा अखिलेश यादव सरकार के कार्यकाल में हुआ और जिसको सरकार ने उस पर कार्रवाई नहीं की समय रहती और वो दंगा जो है वो इतना फैल गया कि वह दंगा उस दंगे की आग में महीनों तक पश्चिम उत्तर प्रदेश जलता रहा और जिसके असर आज तक देखने को मिलता है। तो आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ, हम ऐसे ही आपके साथ रोचक खबरें लेकर आते रहेंगे।